नमस्कार। जय जय राम, जय सिया राम, जय हो बागेश्वर धाम सरकार, जय हो हनुमान जी महाराज। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज के इस वीडियो में एक बहुत ही खूबसूरत, जबरदस्त, शानदार मैं कहानी लेकर के आया हूँ कि जो वास्तव में आपके दिलों को छू जाएगा। यह कहानी थोड़ी सी लंबी जरूर है, लेकिन आपके लिए बहुत ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक है, इसलिए आप इस कहानी के अंत तक अवश्य ही बने रहेगा। तो बस चलिए हम लोग इस किस्सा को, इस कहानी को शुरू ही कर देते हैं। तो हमारे इस देश में पहले के ज़माने में बेटियों की कोई इज्जत नहीं होती थी, और ठीक उसी समय की बात है कि एक राजा जिसके पास धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह अपने रानी से कहता था कि देखो रानी, तुम सब कुछ करती हो ठीक करना, लेकिन जब तुम औलाद को जन्म देना ना तो बेटी को मत पैदा करना। अगर बेटी को तुम पैदा किया तो मैं बेटी को मार दूंगी। उसने कहा ठीक है स्वामी, जैसा कहें वैसा ही। और ठीक रानी जो उसी समय गर्भवती हो जाती है। गर्भवती होने के बाद जो है, राजा उस समय कहीं पर गए हुए थे और रानी का उसी समय डिलीवरी होता है, ठीक 9 महीने बाद। लेकिन जब रानी का डिलीवरी होता है तो एक खूबसूरत सी बच्ची पैदा होती है। तो उन्होंने देखा कि ये बच्ची पैदा हुई तो राजा साहब तो इसे मार ही देंगे, लेकिन कोई भी माँ यार माँ होती है, वह अपने बेटी को ऐसे मौत के मुंह में नहीं धकेल सकती। उन्होंने बगल के राज्य में एक जो दासी के यहाँ पर अपनी बेटी को यहाँ रख दी। उसने कहा कि मेरी बेटी का पालन पोषण करना, अगर मेरे राजा को, मेरे महाराज जी को अगर पता चल जाएगा तो वह मेरी बेटी को मरवा देंगे, और मैं अपने महाराज से झूठ बोल दूंगी कि मेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। और ठीक जब राजा अगले दिन आते हैं तो उन्होंने कहा अरे बताओ रानी क्या बात है। उसने कहा अरे महाराज, आप जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। अरे आपके मरने से पहले ही मेरी बेटी पैदा हुई थी, लेकिन वह बेटी मरी हुई पैदा हुई। बड़ी अफसोस की बात है। उस राजा ने कहा चल ठीक है, अच्छी बात है, शुक्र मना, वो मरी हुई पैदा हुई, अगर वह जीवित रहती तो भी मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ता। और इस तरीके से राजपाट ठीक ठाक चल रहा था। राजा का एक बेटा भी हुआ। उस बेटा का बहुत ही प्यार, लाड़ प्यार सब कुछ करता रहा, लेकिन किसी प्रकार की अभी तो कोई कमी नहीं थी। और एक बार राजा जब राज्य के भ्रमण में निकले थे, वह भ्रमण करते करते बगल के राज्य में भी प्रवेश कर जाते हैं। लेकिन जब बगल के राज्य में प्रवेश करते हैं तो उस लड़की को देख करके, जो उन्हीं की बेटी थी, उन्हें नहीं पता था, लेकिन चूंकि वह राज घराने के थी और वह बहुत खूबसूरत थी, राजा का दिल उस पर आ गया। उसने कहा अरे ऐसी लड़की इतनी खूबसूरत, ये तो भला किसी राज घराने के लगती है, लेकिन ये राज घराने का इसका जगह होना चाहिए, ये भला इस छोटी सी दासी के घर में क्या कर रही है। तो राजा ने कहा इसको पता करो, और ये किसके घर की है, और कहना कि मैं इसके साथ जो शादी करना चाहता हूँ। फिर जो है राजा साहब ने सैनिकों से पैगाम भिजवाया। सैनिकों ने उस के घर पर, दासी के घर पर गए, चूँकि वह दासी बूढ़ी हो चुकी थी। तो उसने कहा कि ठीक है मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक बार राजा से मेरे को मिलना पड़ेगा, और राजा साहब को मेरे यहाँ भेजिए। फिर राजा ने उस दासी के घर पर गए। उस बूढ़ी दासी के पास में जब गए तो उस बूढ़ी दासी ने कहा महाराज मैं क्षमा चाहती हूँ, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। उस राजा ने कहा अरे बताओ बूढ़ी माँ, क्या तुम्हारी क्या बात है और किस बात के तुम मेरे को यहाँ पर बुलाई। अरे तुम अपनी बेटी से विवाह मेरा करवा देगे तो उसका भाग ही खुल जाएंगे। उसने कहा ठीक है, मेरे को शादी करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं जो कहना चाहता हूँ आप ध्यान से सुन लीजिए। उसने कहा अके कौन सी बात है। उसने कहा आप जिस लड़की से शादी करने की बात कर रहे हैं ना, वो लड़की कोई दूसरी नहीं है महाराज, वह आप ही की बेटी है, वह आपकी खून है। और अब बताइए क्या आप अपनी खून से आप अपनी बेटी से शादी कर सकते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरी पत्नी ने कहा था, रानी ने कहा था कि वह बेटी मरी हुई पैदा हुई थी। उस दासी ने कहा नहीं नहीं, महारानी ने झूठ बोल दिया था। भला कोई माँ ऐसी हो सकती है कि वह अपने छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चों को बलि का बकरा बना सकती है, इसलिए झूठ बोल करके मेरे पास रख दिया था पालन पोषण करने के लिए, और आज उसी लड़की से आप शादी करना चाहते हैं। बस वह रानी के पास गए और रानी से कहे कि क्या ये बात सत्य है। रानी ने कहा हाँ महाराज ये बात सत्य है। तो फिर राजा ने अपने बेटे से कहा कि देखो बेटे, ये जो लड़की है ना, इस लड़की को अभी तुम्हें जंगल में ले जाकर इसको मार करके और इसकी आंखें निकाल करके तुमको लाना है। अगर तुम मेरे बेटी हो तो तुम मेरा कहना अवश्य ही मानोगे। लेकिन उधर उस लड़के को पता चल गया था कि यह मेरी बहन है और मेरी इकलौती बहन है,
और मैं भला अपनी इकलौती बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपने पिताजी का कहना भी कहा हुआ भी मना नहीं कर सकता। और बल्कि राजा के कहने के अनुसार वह बेटा अपने उस बहन को ले जाता है जंगल में, घनघोर जंगल में। और जब घनघोर जंगल में ले जाता है तो मारने के लिए तैयार होता है, लेकिन वह कहता है कि नहीं बहन, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, तुम यहाँ से चली जा, भाग जा, दूर चली जा मेरी नज़रों से, और मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। भला एक भाई कैसा जी कि जो अपनी बहन का बलि चढ़ा दे, और वो भी आँख निकाल करके लाना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तुम बहन भाग जाओ। वह बहन कहती है, अरे भैया आप मेरे ऊपर क्यों दया दिखा दे रहे हैं, आपके प्राण संकट में पड़ जाएंगे, शायद जानते नहीं हैं अपने पिताजी को, अरे बहुत ही खतरनाक है, आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा छोड़ दो बहन, ये मेरे ऊपर है, मैं कैसे हैंडल करूँगा, ये सब चीज़ें मेरे ऊपर है। फिर जो है उस अपनी बहन को छोड़ देता है और वह राजा का लड़का एक हिरण का शिकार करता है। शिकार करने के बाद उस हिरण की आंखें निकाल करके राजा को दे देता है। कहता है कि महाराज आपने जो कहा था वैसा ही हुआ, हमने उस लड़की को मार दिया और मारने के बाद उसकी आंखें निकाल करके लाई है। राजा ने कहा शाबाश बेटा, तुमको मुझ पर बहुत ही गर्व है कि वास्तव में तुम ही तो ये काम कर सकते हो, दूसरा कौन कर सकता है। लेकिन राजा को नहीं पता था कि मेरे बेटे ने क्या काम किया। फिर वह लड़की उस घनघोर जंगल में जा रही थी, बिल्कुल उसके डर तो था ही नहीं, क्योंकि वह ऑलरेडी एक बार मर चुके थे, क्योंकि उसको मारने के लिए भेजा था और उसे किसी तरीके से जीवनदान मिला है, तो उसे डरने की किस चीज़ की। वह घनघोर जंगल के रास्ते जा ही रही थी, रात्रि हो गए थे, लेकिन तब तक जो है कुछ लोगों की आवाज़ सुनाई देती है चलने की। जैसे जब कुछ लोगों के चलने की आवाज़ सुनाई देती है, वो तो लड़की तुरंत फटाफट पेड़ पर चढ़ जाती है, और पेड़ पर चढ़ जाती है तो जैसे पेड़ पर चढ़ जाती है तो वह जो एक राजा जो है अपने सैनिकों के साथ में उसी रास्ते से जा रहे थे, लेकिन उसी पेड़ के नीचे शाम के समय में सोचते हैं कि यहाँ पर जो ठहरने का इंतज़ाम किया जाए। और फिर जब ठहरने का इंतज़ाम वहाँ पर बनाया जाता है तो राजा जो है लेटे रहते हैं नीचे, और उनका जो आँख ऊपर की तरफ पेड़ की तरफ था, तो उनको ऊपर पेड़ पर कुछ हिलने की, डुलने की, किसी चीज़ की जो आहट पता चल रहे थे। तो उसने अपने सैनिकों से कहा मेरे को लग रहा है वहाँ पर कोई चीज़ है, पता करो कि वहाँ पर कौन सा चीज़ है, और मेरे को लग रहा है किसी आदमी जैसा। तो सैनिकों ने कहा महाराज इतनी रात में आप भला ऐसा। उस राजा ने कहा भला किस चीज़ से डर है, बिल्कुल हम लोग निडर है, और हम लोग इतने लोग हैं, भला कोई हम लोगों का क्या उखाड़ सकता है, कुछ नहीं कर पाएगा, अगर कोई जानवर रहेगा तो उसे मार दिया जाएगा। तो फिर सैनिकों ने वहाँ पर जाकर के उस पेड़ पर जब चढ़ा तो उसने देखा रही है तो एक लड़की है। फिर उसने राजा से बताया महाराज यह तो एक लड़की है। उस लड़की को जब नीचे लाया जाता है तो राजा ने जब उस लड़की की सूरत देखी ना, उस लड़की की सूरत देख करके वो राजा मोहित हो जाता है और कहता करे तुम यहाँ पर इस घनघोर जंगल में ऐसे कैसे आ गए यहाँ पर। उसने कहा महाराज कोई मेरे को यहाँ पर मारने के लिए लाया था और मैं किसी तरीके से जान बचा करके भरी पड़ी, मेरा जीवन बहुत ही खतरे में है, मेरा मंजिल अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। तो उस राजा ने कहा देखो मैं सीधा सीधा एक बात मैं कहना चाहता हूँ, तुम इतनी खूबसूरत हो और मैं भी अभी कुंवारा ही हूँ, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो बोलो तुम मुझसे साथ शादी करोगी। बस वह लड़की भी अपने मंजिल के ही शिकार में थी और बस उसे मंजिल मिल ही जाती है, वो लड़की हामी भर जाती है। फिर वह राजा बड़ी ही धूमधाम से उस लड़की के साथ में शादी कर लेता है। शादी करने के बाद उस लड़की का अब तो राजकुमारी बन गई थी, रानी बन गई थी। धीरे धीरे समय बीतता रहा और समय बीतने के बाद वह गर्भवती होती है और गर्भवती होने के बाद एक सुंदर सा पुत्र का जन्म देती है। सुंदर सा पुत्र का जन्म देती, बड़ी उस राजमहल में खुशी छा जाती है और ऐसे करते करते उस लड़की के 3 पुत्र पैदा होते हैं। लेकिन जब पुत्र पैदा होते थे तो वह राजा जो अक्सर अपनी पत्नी रानी से पूछता था कि अरे तुम अपने जीवन का दास्तान सुनाओ ना, आखिर तुम्हारी इतनी दुख भरी कैसे कहानी कभी तुम सुनाती नहीं हो। तो जब वो तीसरा पुत्र पैदा हुआ तो उस लड़की ने कहा कि देखिए जी मैं एक राजा की बेटी हूँ, और सारी की सारी बातें बता देती है कि कैसे कैसे उसको राज्य से निकाला गया, कैसे उसकी माँ ने और फिर उसके भाई ने उसको मारने के लिए जंगल में लाया, फिर वहाँ छोड़ दिया, ऐसे सारी की सारी बातें बता देती है। तो उस राजा ने कहा कि तुम्हारे पिताजी ने बहुत गलत काम किया, उन्हें अपने राजा होने पर बड़ा ही घमंड था, और चल मैं उसी राज्य में मैं तुम्हें लेके चलता हूँ।
वहीं पर उसी राज्य में मैं लेकर के चलता हूँ और तुम्हारे पिताजी से मैं माफ़ी मंगवा कर रहूँगा। उसने कहा नहीं नहीं, मेरे को नहीं जाना है। अरे मेरे पिताजी को नहीं जानते हैं, वह राजा है और बड़े खतरनाक है, फिर से मेरे को मरवा देंगे, मैं वहाँ पर नहीं जा सकते। उस राजा ने कहा तुमको पता नहीं है, अरे मैं तुमसे शादी कर चुका हूँ, तुम मेरी धर्म पत्नी हो और मैं तुम्हारा पति होने के नाते मैं ये वचन देता हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। अब उस लड़की को जो है बल मिलता है और कहती कि ठीक है। फिर जो अगले दिन काफिला तैयार कर दिया जाता है, उस काफिले में मंत्री, सिपाही, जो है वजीर, सारे के सारे लोग, कोटेदार, सब लोग जो वहाँ पर जो थानेदार मौजूद हो जाते हैं और काफिला लेकर के निकल पड़ता है। तो जब काफिला लेकर के निकल पड़ता है तो राजा जी नहीं जा रहे थे साथ में। तो उस लड़की ने पूछा, अरे महाराज आप हम लोगों के साथ क्यों नहीं जा रहे? अगर आप हमारे साथ चलते तो मैं बहुत ही सुरक्षित महसूस करती। फिर वह रानी जो है लड़की अपने तीनों बेटों को साथ में लेकर के वो चलने लगती है और महाराज कहते कि तुम चलो और मेरे को कुछ काम है, उस काम को समाप्त करके बाहर ही मैं डायरेक्ट जो उस राजमहल में पहुंचूंगा। यही बात हुआ। वो काफिला निकलने लगा, काफ़ी दूर था। तो पहला जो रात्रि होती है तो वहाँ पर जो है तंबू उम्बू डाला जाता है और तंबू डालने के बाद जो है जो राजा का खास मंत्री था वह मंत्री जो है रानी का टेंट के बगल में ही लगा लेता है और उसी टेंट के कुछ दूरी पर सो जाता है। रानी ने कहा, अरे आप यहाँ पर ऐसे क्यों मेरे बगल में सोने की प्लानिंग कर रहे हैं? आप यहाँ से दूर जाइए सोने के लिए। उसने कहा, नहीं नहीं, शायद तुमको नहीं पता है, मैं राजा का मंत्री हूँ और अगर तुमको कुछ हो जाए तो मेरी जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मेरे को सोने दो। रानी, वह जो लड़की समझ जाती है, चूँकि रानी बन गई थी ना, तो वो लड़की समझ जाती है कि लग रहा है कुछ मंत्री के मन में खोट है, इसलिए आज की रात मेरे को बहुत ही सचेत होना पड़ेगा। फिर जो है आधी रात होती है और जैसे आधी रात होती है मंत्री की नीयत में खोट हो जाता है। जैसे खोट हो जाता है, वह सोचता है अरे महाराज तो है नहीं, वह नशे की हालत में था और बस रानी के बिस्तर में घुस जाता है। जैसे रानी के बिस्तर में प्रवेश करता है, रानी के साथ छेड़खानी करना शुरू कर देता है, लेकिन वह रानी किसी न किसी तरीके से वहाँ से जान छुड़ा करके भागती है, बाहर आकर के बैठ जाती है। लेकिन वह मंत्री के ऊपर खून सवार था और उसने कुछ नहीं देखा। जो वह बड़ा बेटा था ना, उसके बड़े बेटे को बलि चढ़ा दिया, वहीं पर मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सुबह हो जाती है, बेचारी बैठी रहती है डर के मारे, अपने दोनों के दोनों बच्चों को, एक बच्चे को नहीं लेकर के भाग पाती है और वह बेटा बलि के घाट उतर जाता है। बस कुछ भी नहीं होता है, किसी तरीके से रातों रात वह मंत्री उसको बेटे को मार करके इधर उधर फेंक देता है। फिर अगला दिन काफिला चल पड़ता है और अगला दिन जैसे ही काफिला वह चल पड़ता है तो अगला दिन जो है वहाँ का जो सिपाही था, उस सिपाही के मन में खोट आ जाती है और उस सिपाही ने फिर जो है उस रानी के साथ में जो छेड़खानी करना चाहे, जबरदस्ती करना चाहे। उस रानी ने कहा, तुम लोगों को नहीं पता है कि मेरे साथ में ऐसा जो तबाही का काम कर रहे हो? अरे मैं एक रानी हूँ, रानी, तुम्हारे महाराज तुम लोगों को जीवित नहीं छोड़ेंगे। उसने कहा, नहीं अरे चाहे जो कुछ भी वजह, बस मेरी प्यास बुझा दे रहे। इतनी खूबसूरत मैं देख देख करके मैं कब तक शांत रहूँगा, और रात्रि के समय मैं कहाँ जाऊँगा, और महाराज तो पता नहीं कहाँ है, कौन बताएगा? और बेचारी रानी डर करके उस समय किसी सैनिकों से नहीं बताए और सिपाही ने भी उसके साथ छेड़खानी करना चाहे। बस वह रानी एक छोटे से नन्हे मुन्ने बच्चे को लेकर के वहाँ से भागती है और बस वह सिपाही के सर पे खून सवार था और दूसरा वह बेटा को बहुत मौत के घाट उतार देता है और फिर वह उसकी डेड बॉडी को इधर उधर कहीं छुपा देता है। और तीसरा दिन जो वहाँ का थानेदार था, उस थानेदार की नीयत खराब हो जाती है। ऐसी इस तरीके से रानी के तीनों बेटे मौत के घाट उतर जाते हैं। जब तीसरा दिन जो थानेदार उसके पीछे जो हमला करता है, उसकी इज्जत को लूटना चाहता, तो वह बेचारी भगी जाती है और वो सोचती कि जब हर तरीके से मेरे जीवन में कठिनाई है, मेरा मर जाना ही उचित है और अब मैं जाती हूँ नदी में कूद करके जान देती हूँ। बेचारी वह भगी वह जाती है और नदी में कूद जाती है। लेकिन जब नदी में कूद जाती है ना, तो 6 भाई, जो 6 मछुआरे थे, वो 6 भाई थे और उस दिन जो उस नदी में जाल लगा रहे थे और जैसे नदी में जाल लगा रहे थे तो वह फंस जाती है। उसने सोचा कि अरे नदी में तो बहुत बड़ी मछली फंसी है, लेकिन जब जाल उठा करके देखते तो उसने देखा, करे यह तो एक लड़की है, एक औरत है और इतनी खूबसूरत है, ऐसा लगता है कि किसी राजघराने की है। उसको बाहर निकालते हैं और पेट से पानी निकालने के बाद, वैद्य से चिकित्सा कराने के बाद जब वो लड़की होश में आती है तो सारे के सारे कह रहे थे कि मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। इस तरीके से जो है सब आपस में होड़ लगाए हुए थे।
तो उस गांव का जो मुखिया था उसके पास ले जाया गया। तो मुखिया ने कहा कि देखो, जब सब तुम लोग शादी करना ही चाहते हो तो एक बार इससे पूछ लो क्या तुम लोगों से शादी करना चाहेगी। तो उस लड़की ने कहा नहीं, मैं जो शादी नहीं कर सकती, बल्कि अगर आप लोगों को बुरा ना लगे तो मैं आप सभी लोगों को भाई बना लेती हूँ, और आप लोग 6 भाई होने के वास्ते आप अपनी बहन की रक्षा तो करेंगे ना। मुखिया ने कहा हाँ, ये तो बात सत्य, किसी में किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं रहेगा और तुमको हर प्रकार से बहन का प्यार भी देगी। इस तरीके से वहाँ पर कुछ दिन रहती है। लेकिन उस 6 भाइयों ने कहा कि देखो बहन, जो हमारे राजा है ना, वो राजा जो है कहानियाँ सुनने के बड़ा ही शौकीन है। अगर उन्हें तुम कहानी सुनाती तो शायद वह तुम्हें कुछ इनाम उनाम देते। उसने कहा हाँ, मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ, जाओ महाराज से कहो और मैं घूंघट में जाऊंगी और महाराज को कहानी सुना। बल्कि वह राजा दूसरा कोई नहीं था, बल्कि उसका बाप ही था, जो कहानियाँ सुनने का बड़ा ही जो आदि था। वह उसी राज्य में पहुंच गई थी। तो मछुआरों ने जाकर के कहा कि मेरी एक बहन है और वह जो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सी कहानियाँ सुनाती है, अगर आपकी इजाज़त हो तो एक बार उससे कहानी सुनने की कृपा करें। उस राजा ने कहा ठीक है। फिर से वह लड़की अपने ही बाप के दरबार में आती है, घूंघट निकाल करके, और पहला दिन कहानियाँ सुनाती है। खूबसूरत कहानी सुन करके राजा का दिल जो झूम उठता है। उसने कुछ इनाम दिए और फिर वह लेकर के चली गई। ऐसे करते करते भी 2 या 3 दिन ही वह कहानी कही थी। तब तक जो है तीसरे दिन जब जाती है तो वहाँ पर देखती है कि जो उसके सोहर थे, जो उसके पति थे, वह भी वहाँ पर मौजूद उस दरबार में, और जो थानेदार था, सिपाही थे, मंत्री थे, सारे के सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। उस दिन ने सोचा कि आज यही मौका अच्छा है कि आज मैं अपनी सारी की सारी दास्तान में बयान कर दूं, और शायद या तो आज मैं मर ही जाऊंगी या तो मेरे को जीवन दान ही मिल जाएगा। उस दिन उस लड़की गई और उसने कहा कि देखिए महाराज, आज दरबार में काफ़ी ज़्यादा लोग उपस्थित हैं और मेहमान भी कुछ लोग उपस्थित हैं, इसलिए मैं जो एक बहुत ही अच्छी ज़बरदस्त मैं कहानी आप लोगों को सुनाऊंगी। लेकिन मेरी एक शर्त है कि इस कहानी को सुनने के दौरान कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। अगर कोई अपनी जगह से उठेगा तो मैं फिर कहानी नहीं सुनाऊंगी। और फिर उसने कहानी सुनानी शुरू कर दी। तो जैसे ही कहानी सुनानी शुरू कर दी तो उसने कहा एक राजा थे, उस राजा को बड़ा ही घृणा होता था बेटियों से, लेकिन रानी ने बेटी पैदा की और अपने राजा के चुपके से वह जो है बगल के राज्य में एक दासी के यहाँ सेवा करने के लिए। लेकिन उस राजा को उसी लड़की पर दिल आ जाता है। जब शादी करने की बारी आती है और ये सब राजा सुन रहे थे, उसने कहा ये तो सारी की सारी बात मेरी कह रही है, आखिर क्या हुआ। वो राजा तो कुछ बोलते नहीं थे। और फिर उसने कहा कि जब राजा को उस पर दिल आ गया तो शादी करने की बात हुई। तो जब राजा को पता चला कि वो तो मेरी बेटी है, तो फिर राजा ने अपने बेटे से कहा कि जाओ तुम जो है इसको मार के आओ। तो फिर राजा ने कहा अरे बताओ जल्दी क्या हुआ था मारने की बात, क्योंकि राजा तो यहाँ तक जानता था लेकिन इसके बाद नहीं जानता था। लेकिन फिर से वह कहानी करती कि जब वह मारने के लिए अपने बेटे को भेजा तो वह बेटा उसकी बहन थे, वो लड़का उसका भाई था। तो भाई ने कहा कि देखो बहन, मैं तुम्हें मार नहीं सकता हूँ, बल्कि राजा ने कहा कि तुम्हारी दोनों आंखें निकालने के लिए, इसलिए तुम छोड़ दो, मैं तुमको मुक्त कर देता हूँ। बल्कि इसके जगह पर हिरन को मार करके उसकी आंखें लेकर के चला जाता है। और जैसे जब आंखें लेकर के चला जाता है तो वह एक पेड़ पर छुपी रहती है। तो राजा की दूसरे बादशाह की नज़र जो पड़ती है और फिर उस बादशाह ने उसके साथ में शादी कर ली। शादी करने के बाद तब तक ये दूसरा भी बादशाह बैठा रहता और सोचता खरी ये तो अब मेरी बातें करे। वो कहता कि तब क्या हुआ, और शादी कर लेती। शादी करने के बाद 1 बच्चे होते, 2 बच्चे होते, 3 बच्चे होते, और हर दिन जो बादशाह मेरा राजा वो जो हमेशा पूछता रहता था कि अगर तुम अपनी दास्तान सुनो, अपनी दास्तान सुनो, अपनी दुख भरी कहानी सुनाओ। और बस मैंने जिस दिन बयान की तो उसने प्रण किया कि मैं तुम्हारे बाप से मिलवाऊंगे। और जब वह मिलवाने की बात हुई तो अगला दिन काफिला निकल गया, लेकिन मेरे जो पति थे वह जो साथ में नहीं आते हैं। उसने कहा कि जाओ और मैं जो है बाहर ही आता हूँ। लेकिन रास्ते में पहला रात मंत्री ने मेरे साथ छेड़खानी करना चाहिए, और छेड़खानी करने के जुल्म में उसके ऊपर खून सवार था और मेरे पहले बेटे की बलि चढ़ा दी। फिर दूसरी रात जो सिपाही था, सिपाही के सर पे खून सवार मेरे साथ छेड़खानी करना शुरू की। फिर जो दूसरा बेटा को, और ऐसे करते करते जो थानेदार था, थानेदार भी ऐसा किया। फिर मैं जो है वहाँ से पर सोची कि मेरा जीवन जो नरक में चला गया। तो फिर राजा ने कहा आखिर ऐसा बात क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। मंत्री भी कह रही ये तो मेरी बात करे, सिपाही भी सोचा रही ये तो मेरी बात करे, थानेदार भी सोचा रही ये तो मेरी बात करे।
फिर सब लोग सोच रहे थे, करे थानेदार सिपाही सर कह रहे हैं महाराज मेरे को यहाँ से जाने दीजिए, मेरे को अभी मत काम है। लेकिन राजा ने कहा नहीं, चुपचाप शांति से बैठो वरना खैरियत नहीं है। सब लोग उठ करके वहाँ से भागना चाहते थे क्योंकि अब उनकी पोल खुलने वाली थी। उन्हें समझ नहीं आता था कि इस लड़की को ये सब बातें कैसे पता है, उस राजा की भी बात, इस राजा की भी बात, थानेदार की बात, सारे के सारे बातें कैसे पता है। फिर उसने कहा कि जब मेरे तीनों के तीनों बेटे मर गए तो उसने लड़की ने सोचा कि अब मेरा जीवन जीना अच्छा बात नहीं है। वो नदी में छलांग लगा देती है और जब छलांग लगा देती है तो फिर 6 मछुआरों ने मेरे को पाया और फिर वो मुझसे शादी करना चाहते थे। लेकिन उस गांव का मुखिया ने कहा कि नहीं, शादी करोगे तो पत्नी हो जाएगी, फिर से लड़ाई झगड़े की बात होगी, इससे बेहतर है कि तुम सब अपनी बहन बना लो। और वही बहन जो आज इस राज दरबार में आकर के कहानी सुना रही है, और वह दूसरी कोई नहीं है। मैं महाराज जिस लड़की की बात कर रही हूँ वह तुरंत अपना घूंघट उठा देती है और कहती कि मैं आपकी बेटी हूँ, आपकी बेटी, और ये मेरे बादशाह है ना, ये मेरे पति हैं, और देखिए आपकी बेटी इतने दुख दर्द झेली है। बादशाह कहता करे बादशाह महाराज अगर आप मेरे साथ में आए होते ना तो आज मैं तीनों के तीनों बेटे को नहीं खोए होते, और जो आपके सबसे विश्वासपात्र मंत्री हैं, सिपाही हैं, थानेदार हैं, इन लोगों ने आपके बेटे को बलि चढ़ा दिया। बादशाह को बड़ा ही गुस्सा आता है कि मेरे के तीन बेटों को ये लोग जो है मेरी पत्नी के साथ में, मेरी रानी के साथ में इतना घोर अत्याचार हुआ। वो अपने पत्नी से माफ़ी मांगते हैं कि काश मैं तुम्हारे साथ में अगर चला होता तो आज ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे बेटे इस दुनिया में रहते हैं। फिर जो है उस राजा ने, बादशाह ने उन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा सुना देती है और इधर वह बाप अपने बेटी से माफ़ी मांगता है। कहता कि बेटी मेरे वजह से तुम्हें इतना जो तकलीफ़ हुआ, मेरे को माफ़ कर दो बेटी, अब तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगा, अब कभी भी कुछ नहीं तकलीफ़ होगा। और इस तरीके से फिर वह लड़की अपने बादशाह के साथ में, अपने महाराज के साथ में अपने राज्य में चली जाती है और उसे फिर से अपना प्यार मिल जाता है और कुछ दिनों के बाद एक खूबसूरत पुत्र का भी पैदा होता है। मेरे प्यारे सभी दर्शकों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मैं फिर से कुछ ऐसी ही नई कहानियाँ लेकर के हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।